क्यों महत्वपूर्ण है? बाजार को समझने से पहले खुद को समझें। जिंदगी ताश के खेल की तरह है। जो पत्ते आपको मिले हैं वह आपका भाग्य है। आप किसी भी तरह खेलने के लिए स्वतंत्र हैं। जवाहरलाल नेहरू। बेंजामिन ग्राहम आपको बताते हैं कि किसी भी तरह का निवेश करने से पहले आप खुद को, अपनी कुशलता को, निवेश काल की सीमा को, कितना प्रयास करने के लिए आप तैयार हैं, निवेश से होने वाली आय की अपनी आवश्यकता और कितना जोखिम उठाने को आप तैयार हैं, ये सब समझें। योग्यता का दायरा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी योग्यता का दायरा। आप क्या जानते हैं और क्या नहीं, इसमें भेद करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। ऐसे बहुत से अवसर हो सकते हैं जो लाभकारी हों, लेकिन जो आपकी योग्यता सीमा से बाहर हो, आपको उनसे सर्वथा बचना चाहिए। मेरे पिता इसे प्रलोभन पर मस्तिष्क की विजय कहते हैं। वॉरेन बफेट 10 अरब डॉलर की नकदी लेकर बैठे रहे। यह 90 के दशक के अंतिम वर्षों का प्रौद्योगिकी में उछाल का दौर था, लेकिन उन्होंने कोई निवेश नहीं किया क्योंकि वे स्वीकार करते थे कि उन्हें प्रौद्योगिकी की समझ नहीं है। हालांकि वे बिल गेट्स के घनिष्ठ मित्र थे। बहुत से लोग पर्याप्त समझ के बिना भीड़ का अंधानुकरण करते हैं। कुछ समझदार थोड़ा विश्लेषण करते हैं, जो अक्सर सही किस्म का होता है, और फिर निवेश आरंभ कर देते हैं। कुछ लोग एक दो विशेषज्ञों के रास्ते पर चलते हुए उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट जैसे ऐसा कुछ नहीं करते। वे देखते हैं कि क्या वे इस नई तेजी से उभरते क्षेत्र को समझ रहे हैं। जब उन्हें पूर्ण विश्वास हो जाता है, तभी नए क्षेत्र में कदम बढ़ाते हैं। अक्सर वे उसे छोड़ ही देते हैं। मेरे चाचा चैतन्य दालमिया शेयर बाजार में निवेश करते हैं। उन्होंने पिछले एक दशक में प्रतिवर्ष 30% की दर से समाकलित लाभ पाया है, लेकिन वे औषधीय क्षेत्र में कभी निवेश नहीं करते। ऐसा नहीं कि उनके विचार में ये क्षेत्र लाभदायक नहीं है। भारत के हाल ही में बने कई करोड़पति अपनी धन दौलत के लिए इस क्षेत्र के शुक्रगुजार हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय बाजार में प्रवेश के लिए इस क्षेत्र की कंपनियों को खरीदने में निमित्त डॉलरों में बड़ी अच्छी रकमें दे रही हैं। यह सब जानते हुए भी मेरे चाचा इनसे दूर रहना पसंद करते हैं। कारण यह कि औषधीय क्षेत्र उनकी योग्यता के दायरे से बाहर है। उन्होंने दूसरों को असाधारण लाभ कमाते देखा है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र से दूर रहे, क्योंकि बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफेट ने जो कुछ कहा है वे उसे अच्छी तरह समझते हैं। एक और उदाहरण आशीष धवन का है। वे भारत में सर्वाधिक सफल क्रिस कैपिटल निजी इक्विटी फंड में एक के संचालक हैं। वे शेयर बाजार में लोकप्रिय होने से पूर्व ही कई क्षेत्रों के आरंभिक निवेशक रहे हैं। उन्होंने आम निवेशक के इनमें संभावनाओं को पहचानने से बहुत पहले वित्तीय सेवाओं एवं आधारभूत क्षेत्र की कंपनियों में सफल निवेश किया। लेकिन जब अचल संपत्ति में निवेश की बात आती है तो वे हिचकते हैं। इसलिए नहीं कि वे इस क्षेत्र के आधारभूत आकर्षण को नहीं समझते, बल्कि इसलिए कि वे इस नए क्षेत्र में कैसे लाभ कमा सकते हैं इसका आकलन नहीं कर पाते। पिछले 3 वर्षों से वे इस क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं और मेरे पिता से इस बारे में चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन वे इस क्षेत्र को अभी भी अपनी योग्यता के दायरे में नहीं ला सके। उन्होंने ऐसे बहुत से अवसर खो दिए जो उनको अच्छा लाभ दिला सकते थे, लेकिन उनकी योग्यता के दायरे के प्रति प्रतिबद्धता ऐसी है कि वे इन अवसरों से चूकने के बारे में सोचते तक नहीं। जब आप अपनी योग्यता के दायरे के बाहर निवेश करते हैं तो ऐसा जोखिम उठाते हैं जिसे आप पूरी तरह समझते नहीं। आप ऐसे भविष्य के बारे में पूर्व कथन करते हैं जिसे करने की योग्यता आप में नहीं है। संभवतः आप अन्य लोगों की योग्यता के आधार पर दांव लगा रहे होते हैं।
आप भीड़ के साथ भेड़चाल में शामिल हो रहे होते हैं। आप बाजार चक्र की कोई अवधारणा विकसित करने में अक्षम होते हैं जो कि अवश्य ही सामने आएगा। थोड़े समय के लिए या संयोगवश हो सकता है आपको अपनी योग्यता के दायरे से बाहर भी अच्छा लाभ मिल जाए, पर यह वहनीय नहीं होता। अतः इसके लिए इस तरह की माथापच्ची करना व्यर्थ ही है। अपनी परिस्थितियों को समझें। अपने आप को समझने से संबंधित दूसरा मुख्य कारक अपनी परिस्थितियों को समझना है। निवेश के लिए आपके समय का निर्धारण आपकी आयु करती है, जिसके आधार पर आप निवेश करते हैं और जोखिम उठाते हैं। आपकी आमदनी और बचत भी महत्वपूर्ण कारक है। निवेश के बारे में कोई रणनीति बनाने से पहले आपको अपने कारोबार और जिम्मेदारियों का भी विश्लेषण कर लेना चाहिए। ज्यादातर लोग इन कारकों का पर्याप्त विश्लेषण नहीं करते। बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि आपको अपनी राशि का 25% से 75% तक सामान्य शेयरों में और शेष बॉन्डों में निवेश करना चाहिए। ये सब आपकी परिस्थितियों और आप अपने शेयरों में निवेश को कितना समय दे सकते हैं इस पर निर्भर करता है। ये काफी बड़ी श्रेणी है। कम सक्रिय निवेशकों को वे सलाह देते हैं कि बॉन्डों में निवेश करें, क्योंकि परिभाषा के लिहाज से कम सक्रिय निवेशक अपने निवेश के लिए अधिक प्रयास करने में असमर्थ और अनिच्छुक होते हैं। ग्रैहम की कुछ बातें बहुत ही सहज ज्ञान वाली हैं, लेकिन कम ही लोग उनका अनुसरण करते हैं। उनका कहना है कि बहुत से निष्क्रिय निवेशक अपने आप को सक्रिय समझ बैठते हैं। ये एक बड़ी गलती है जो शेयर बाजार में तेजी के समय लोगों को बहुत उत्साही बना देती है, लेकिन बाजार में उतार के समय उनकी प्रवृत्ति संकुचित हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे निवेशकों ने जिन शेयरों में निवेश किया होता है उनका पर्याप्त विश्लेषण नहीं होता। कारण ये कि उन्होंने इसके लिए आवश्यक प्रयास नहीं किया होता, लिहाजा वे बाजार के रुझान का ही अनुसरण करते हैं, जिससे उन्हें औसत अथवा बुरे परिणाम मिलते हैं। हैरानी की बात है कि लोग अतिरिक्त काम के लिए औषधि अथवा वास्तुकला का काम धंधा तो नहीं करते, फिर भी उनको विश्वास होता है कि वे अपने अतिरिक्त काम के तौर पर निवेश कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि बहुत से निवेशक जो खुद को सक्रिय समझते हैं, उन्हें अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करना चाहिए। अति सक्रिय निवेशकों के लिए भी ग्रैहम की सलाह है कि वे कम से कम 25% बॉन्ड में निवेश करें। ये उन्हें शेयर बाजार के उतार चढ़ाव सहने में मदद देगा। उनका कहना है कि एक बार अगर आपने अपना ऋण पत्र और शेयर का मेल चुन लिया है, तब इनके प्रतिशत में आप बाजार के उतार चढ़ाव को देखकर नहीं बल्कि अपने जीवन की परिस्थितियों में आय बदलाव को देखकर ही फेरबदल करें। जोखिम प्रबंधन के लिए विविधीकरण। आम समझ बताती है कि विविधीकरण आपके किसी एक निवेश को नियंत्रित करता है, अतः ये आपके जोखिम प्रबंधन में सहायक है। ये आपके लाभ में मदद करता है और सुनिश्चित करता है कि अगर आपके कुछ निवेश अच्छा परिणाम नहीं देते, तब भी आपको समुचित लाभ मिलता रहे। लेकिन बफेट इससे सहमत नहीं होंगे। मेरे विचार में वे आपको बताएंगे कि यदि आप दृढ़ और अनुशासित निवेशक नहीं हैं, तो आपको मान लेना चाहिए कि आप निष्क्रिय निवेशक हैं। तब आपके लिए शेयर बाजार सूचकांक में खरीदारी करना ही बेहतर होगा। यदि आप सक्रिय निवेशक हैं लेकिन आप में दृढ़ता नहीं है, तो आपको विविधीकरण करना चाहिए, पर इसके साथ ही निष्क्रिय निवेशक बनने के बारे में भी सोचना चाहिए। इसके विपरीत, यदि आप अपनी योग्यता के दायरे में रहकर निवेश कर रहे हैं और आपने पूरी तैयारी कर ली है, तो आपको विविधीकरण नहीं करना चाहिए। बेहतर समय में विविधीकरण बेकार है और खराब समय में लाभ का नुकसान करता है, क्योंकि आपने अपनी पूंजी सबसे बेहतर क्षेत्र के बजाय कई निवेशों में फैलाई होती है। वॉरेन बफेट कहते हैं, विविधीकरण हमारी अपनी अज्ञानता से बचाव की कोशिश है।
लेकिन जो जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, उनके लिए ये ज्यादा मायने नहीं रखता। वे आगे राय देते हैं कि आपको अपनी निवल परिसंपत्ति का 10% तो किसी निवेश में लगाना ही चाहिए। मेरी राय में अगर आप इस मानसिकता के साथ किसी कंपनी का विश्लेषण करते हैं तो आप स्वयमेव बड़ी सूझबूझ से निवेश करेंगे और कई क्षेत्र के व्यापारों का अध्ययन करने में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करेंगे। दूसरी तरफ एक विविधीकरण वाला पोर्टफोलियो बनाना और उस पर निरंतर ध्यान रखना दुष्कर होता है, इसलिए लोग अक्सर ऐसा करने से कतराते हैं। अगर आप सबसे धनी भारतीयों की सूची पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि उनकी समृद्धि केवल कुछ क्षेत्रों पर केंद्रित सौदों से आई, न कि विभिन्न क्षेत्रों में किए गए निवेश से। फोर्ब्स की वर्ष 2010 की सबसे धनी भारतीयों की सूची देखकर आप समझ सकते हैं। मुकेश अंबानी, जिन्होंने अपने 27 अरब डॉलर की संपत्ति तेल और पेट्रोकेमिकल्स से बनाई। एलन मित्तल 26 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ उनके निकट ही दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने इस्पात क्षेत्र पर साम्राज्य स्थापित किया। 17 अरब डॉलर की संपत्ति वाले अजीम प्रेमजी ने विरासत में मिले उपभोक्ता उत्पादों के छोटे से व्यापार के बदले सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय कर तीसरा स्थान पाया। हालांकि अपेक्षाकृत विविधता वाले व्यापार करके रूया बंधु 15 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर रहे। पांचवां स्थान पाने वाले जिंदल परिवार का 14.5 अरब डॉलर का साम्राज्य इस्पात व ऊर्जा उद्योग की बुनियाद पर बना। उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि इनमें से किसी ने भी वास्तविक विविधीकरण नहीं किया। रूया बंधुओं के अलावा सबकी संपत्ति 1 या 2 क्षेत्रों से ही आई। अगर आप शीर्ष 25 की सूची देखें तो वहां भी यही बात साबित होती है। उनमें से कुछ ही मानक विविधीकरण परीक्षण में खरे उतरेंगे। सक्रिय सौदे करने के जोखिम। सूझबूझ वाले निवेशक को जिस तरह विभिन्न क्षेत्रों में निवेश से उम्मीद से कम परिणाम मिलते हैं, उसी तरह सक्रियता के साथ सौदे करने से भी लाभ कम होता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, वॉल स्ट्रीट सक्रिय रहकर अपनी कमाई करता है, आप निष्क्रिय रहकर कमाएं। मैं सोचता हूं कि इसके 2 कारण होते हैं। एक तो ये कि सक्रिय सौदों में दलाली तथा दूसरे खर्चे आपका लाभ घटा देते हैं। सूझबूझ वाला निवेशक जानता है कि उसने अच्छा सौदा किया है, इसलिए उसे बेचकर दूसरा खरीदने की जरूरत नहीं है। दूसरा, सौदे करते रहने की मानसिकता का मतलब है कि आप बाजार की खबरों और भावनाओं से आकर्षित होते हैं। आपको बिना मांगे लगातार सूचनाएं, भविष्यवाणियां और शेयरों के बारे में सुझाव मिलते रहेंगे। ऐसे में उपयोगी सूचना और व्यर्थ के शोर शराबे में भेद करना बहुत कठिन हो जाता है। अतः आपको इनसे दूर रहना सीखना होगा। अगर आप वॉरेन बफेट की तरह अच्छे व्यवसाय में पैसा लगा रहे हैं और वास्तव में शेयर बाजार पर आश्रित नहीं हैं, तो बेहतर है शेयर बाजार की गहमा गहमी से दूर रहा जाए। चक्रवृद्धि के लाभ। बेंजामिन ग्राहम का एक और बड़ा सरल लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला बिंदु है चक्रवृद्धि की क्षमता को समझना। हम में से अधिकांश सोचते हैं कि लाभ में थोड़ा सा अंतर दैनिक जीवन का एक हिस्सा है, अतः हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि लाभ के ये छोटे अंतर जब दशकों में चक्रवृद्धि दर से बढ़ते हैं तो अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। वॉरेन बफेट का बर्कशायर हैथवे का अधिग्रहण करने के बाद से कंपनी का औसत लाभ 23% सालाना रहा है। अगर आपने वॉरेन बफेट के साथ सन 1970 में $100 का निवेश किया होता तो आज आपके पास लगभग $395,000 होते। अगर आप वॉरेन बफेट जैसे सिद्धहस्त ना होते पर खुद को लगभग उनके जैसा ही समझते और 20% वार्षिक लाभ कमाते तो आपके पास $147,000 होते, यानी बफेट के साथ निवेश करने वालों की तुलना में लगभग आधा होता।
मेरे ख्याल से इस अवसर को खो देने के कारण आप निराश हैं। बहरहाल अगर आपने उससे 5 साल बाद भी निवेश किया होता तो वॉरेन बफेट के निवेशकों के अपने $100 मूलधन के $282 बन गए होते, जबकि आपने 249 बनाए होते। यह बात ज्यादा परेशान करने वाली न होती। जब तक कि आप दीर्घकाल में होने वाली चक्रवृद्धि के महत्व पर पूरी गंभीरता से नहीं सोचते तो लाभ में थोड़ा अंतर बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन दीर्घकाल में 3% लाभ का अंतर भी बहुत बड़ी रकम बना देता है। चक्रवृद्धि के चमत्कार के अनेक निहितार्थ हैं। आप इन्हें अपनी सोच में शामिल कर सकते हैं। पहली बात तो यह कि अपने लाभ के अवसरों को अधिकतम करने के लिए सदा पर्याप्त तैयारी करें। छोटी गलतियों का कम समय में विशेष पता नहीं चलता, लेकिन दशकों में जाकर ये बहुत बड़ा अंतर बनाती है। दूसरी बात यह कि उन छोटे खर्चों के बारे में सोचें जो आपके लाभ को कम कर देते हैं। अगर आप शेयर बाजार में लेन देन करते रहते हैं तो दलाली की लागत आपका लाभ कम कर देती है। जब लाभ का हर 1% पॉइंट महत्व रखता है तो दलाली की लागत, चाहे वह कितनी ही कम क्यों न प्रतीत होती हो, दीर्घ अवधि में लाभ को काफी कम कर सकती है और करती भी है। सौदों की व्यापार नीति के दौरान आप जो कर देते हैं उनके बारे में भी यही सच है। तीसरी बात यह कि एक छोटी सी हानि भी संपूर्ण लाभ को कम कर सकती है और दीर्घकाल में आपके सकल लाभ पर इसका असर पड़ता है। वॉरेन बफेट केवल संयोगवश ऐसा नहीं कहते। नियम 1, कभी धन की हानि नहीं होने दें। नियम 2, नियम 1 को कभी न भूलें। इसीलिए अगर आप धन हानि कर लेते हैं तो इस नुकसान को पूरा करना और सारे पोर्टफोलियो से अच्छा लाभ कमाना असंभव लक्ष्य के समान हो जाता है। निवेशक का स्वभाव। अंतिम महत्वपूर्ण बात जो मेरी समझ में आई वो ये है कि आपको अपने स्वभाव की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कोई भी निवेश करने से पहले आपको अपनी मजबूती, कमजोरी और पसंद नापसंद का भान होना चाहिए। क्या आप किसी कंपनी का विस्तार से विश्लेषण करने को तैयार हैं, या फिर आप केवल बड़े नाम या उत्पाद का अनुसरण करेंगे जिसे आप निजी तौर पर पसंद करते हैं? 80 और 90 के दशक में निवेश का सर्वश्रेष्ठ कीर्तिमान रखने वालों में एक प्रख्यात निवेशक पीटर लिंच कहते हैं कि आम आदमी इसकी अच्छी समझ विकसित कर लेता है कि कौन से उत्पाद अच्छे हैं, अतः अनुमान लगा लेता है कि कौन सी कंपनियां लाभदायक हो सकती हैं। ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन बहुत कम लोग किसी कंपनी का विस्तार से विश्लेषण करने के लिए इसे शुरुआत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वे उत्पाद की अपनी पसंद और नापसंद के आधार पर निवेश के निष्कर्ष निकालने लग जाते हैं। आज यह बात बहुतों को पता है और लगभग एक चुटकुला बन चुका है कि बहुत से लोगों ने Amazon.com के शेयर इसीलिए खरीदे क्योंकि उन्हें ये वेबसाइट बहुत पसंद थी। वे इस जाहिरा बात को नहीं समझ पाए कि शेयर का भाव बहुत ऊंचा है। समय बड़ा निर्दयी होता है। सन 2000 में प्रौद्योगिकी क्षेत्र का गुब्बारा फूटने के बाद इस शेयर को उसने 85% नीचे लाकर रख दिया। Amazon अभी भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट थी, लेकिन उसके शेयर अच्छा लाभ देने वाले साबित न हुए। क्या आप आने वाली तेजी का अनुसरण करने को लालायत रहते हैं? हम में से अधिकांश बाजार भावना से प्रभावित हो जाते हैं। आपको सतर्कतापूर्वक भेड़चाल की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा, भले ही थोड़ी अवधि के लिए ऐसा लगे कि आपने अवसर खो दिया है। जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, शेयर बाजार में आम राय से उपजी खुशफहमी कि आप बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। किसी ने मुझे एक प्रमुख वैश्विक सुरक्षा फंड कंपनियों में निवेश का भारत पोर्टफोलियो दिखाया। उन्होंने मुझसे ग्रैहम और बफे के दृष्टिकोण से इस पर टिप्पणी करने को कहा। मैंने नई दिल्ली के 2 प्रमुख निवेशकों से भी इसके बारे में चर्चा की। पोर्टफोलियो का विवरण दिए बिना मैं यहाँ बताना चाहता हूँ
कि सुरक्षा फंड ने निजी व सार्वजनिक आधारभूत क्षेत्र की कंपनियों के समूह में बहुत ऊंचे मूल्य पर निवेश किया था। एक मामले में तो ये लाभ के 50 गुना ऊंचे थे। उन्होंने एक बीमार कंपनी में भी निवेश कर डाला था, जहां मूल्यांकन कम प्रतीत हुआ था, लेकिन इस कम मूल्यांकन का एक कारण भी था। कंपनी काफी समय से बुरी आर्थिक स्थिति से गुजर रही थी और उसने न केवल अपनी निवल संपदा का ह्रास कर लिया था, बल्कि बाजार में अपनी स्थिति भी समाप्त कर ली थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि 3 वर्षों के बाद जब इस सुरक्षा फंड के प्रबंधकों ने अपने भारत पोर्टफोलियो का पुनरीक्षण किया तो उन्हें उसके निष्पादन से गहरा झटका लगा। लेकिन ये समझने के बजाय कि उनके अपने स्वभाव और निवेश शैली ने इस घातक परिणाम तक पहुंचाया है, लगता है कि उन्होंने इसका सारा दोष भारतीय शेयर बाजार को ही दिया। उन्होंने संभवतः स्वयं से कहा कि भारतीय शेयर बाजार बड़ा अस्थिर है और ये निवेश करने लायक नहीं। इससे तो ऊंची दर पर भारतीय कंपनियों को मध्यम आकार के ऋण देना बेहतर होगा। लेकिन जैसा कि समय के साथ सिद्ध हो गया, समस्या भारतीय शेयर बाजार नहीं, उनका अंधाधुंध निवेश का तरीका था। जैसे कि उन्होंने तेजी पकड़ती अद्यतन आधार तंत्र की कंपनियों और उन बीमार कंपनियों के शेयर खरीद लिए थे जिनका मूल्यांकन भ्रामक था। उनका ऋण और बॉन्डों में निवेश भी उतना ही अवचारित था। अंत में पर्याप्त पीड़ा और वित्तीय हानि के बाद उन्होंने अपनी भारतीय टीम से मुक्ति पा ली और भारत में अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। बेंजामिन ग्राहम को पढ़ने के बाद मुझ जैसे नौसिखिया को भी ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर वे निवेश शैली पर गौर करके और उनके खुद के परिणाम जो प्रतिसूचना दे रहे थे उसके अनुरूप खुद को सुधार लेते तो करोड़ों डॉलर की हानि से बच सकते थे। जैसा कि मेरे पिता कहते हैं, यदि आप रोमांच की तलाश में हैं तो उसे पाने के सस्ते रास्ते भी हैं। सिद्धांतों को अपनाना। वॉरेन बफेट की उन्नति यह भी बताती है कि उन्होंने अपनी निवेश शैली को इस तरह ढाला कि वे बेंजामिन ग्राहम की शिक्षा से आगे निकल गई। हालांकि उन्होंने ग्राहम की संकीर्ण एवं अनुशासित मूल्य निवेश दर्शन का अनुसरण करते हुए उल्लेखनीय सफलता पाई। बफेट में कोई बौद्धिक अहंकार या जिसकी यहाँ कल्पना नहीं हो सकती, ऐसी कोई मानसिकता नहीं थी। वे सदा नए विचारों का स्वागत करते थे। जैसे जैसे बाजार अधिक कुशल होता गया, बेहतर खरीद फरोख्त वाले सौदे खोजना कठिन होता गया। चार्ली मंगर ने बफेट को ऐसे अवसर दिखाए जो ग्राहम के ढांचे से बाहर थे, फिर भी लाभदायक परिणाम दे सकते थे। ब्योरेवार आत्मविश्लेषण करने के बाद बफेट ने 70 के आरंभ में अपनी निवेश शैली में संशोधन किया। अब उन्होंने सशक्त ब्रांड वाली कंपनियों को भी शामिल कर लिया, जिससे उन्हें कमाई की ताकत मिली। इसके अलावा उन्होंने ऐसी कंपनियों को भी शामिल किया जो तेजी से विकास कर रही थीं, लेकिन विकास पर ज्यादा खर्च नहीं कर रही थीं। इस तरह ये कंपनियां अपने निवेशकों को असाधारण लाभ दे रही थीं। पिछले 3 दशकों में अनेक निवेश जो कोका कोला से लेकर रिंगले से अमेरिकन एक्सप्रेस से मिड अमेरिकन एनर्जी से लेकर बर्मिंगटन, नॉर्दर्न सैंटा फे आदि में किए गए, इस तरह की मानसिकता को परिलक्षित कर रहे थे। बफेट विदेशों में निवेश के अनिच्छुक रहे हैं। उनका तर्क था कि कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और जिलेट जैसी कंपनियों में उनके निवेश उनके पोर्टफोलियो को पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय पहचान दे रहे हैं। लेकिन जब दुनिया और विकसित होकर वैश्विक रूप से जुड़ गई तो वॉरेन बफेट का भी उसके साथ विकास हुआ। संभवतः फिर चार्ली मंगर से प्रेरणा पाकर उन्होंने इजराइल और चीन में थोड़े थोड़े निवेश किए हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका से बाहर बहुत अधिक आर्थिक और धनोपार्जन के अवसर देखे। लेकिन उनका मुख्य निवेश दर्शन, स्वभाव और अनुशासन ज्यों के त्यों अपरिवर्तित रहे। हमारे घर के अध्ययन कक्ष में बर्ट्रैंड रसेल का एक उदाहरण है जिसमें कहा है,
मानवता के समक्ष अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए आवश्यक अनुशासन और प्रगति के लिए जरूर